हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल करकी एजुकेशन हब पर। आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही होगी, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना रहे होंगे। एक शिकायत रहती है बच्चों की कि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, हमको कार्बनिक रसायन समझ में नहीं आती। अगर आप मेरी बात पे विश्वास करें तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा जैसे मैथमेटिक्स में 2+2 जोड़ना 4 होता है, ऐसे ही केमिस्ट्री को रिएक्शन आपको मैं सिखा दूंगा। लेकिन आपको एक काम करना है, जो भी लेक्चर आपको दिए जाए वो सीक्वेंस से देखते जाना है। अगर बीच में आपने लेक्चर मिस किया तो अगला लेक्चर आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर टॉपिक दूसरे से रिलेटेड होती है, हर टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेटेड होती है और हर चैप्टर पिछले चैप्टर से लगभग रिलेटेड होता है। इसलिए अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डर दूर करनी है, रिएक्शन की डर, कहते हैं रिएक्शन की हम कैसे याद करें, रटे कैसे, रटने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन की मैकेनिज्म देखिए, आपको हर चीज आ जाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डर दूर करने की गारंटी मेरी है, लेकिन एक शर्त आपसे है। वो शर्त क्या है कि आप जो है लेक्चर को सीक्वेंस से 1 नंबर को पहले, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जैसे जितने लेक्चर अपलोड हो रहे हैं आप उसको कंटिन्यूअस लगातार देखते जाएं। एक दिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को ऐसे करेंगे जैसे 2+2 4 जोड़ करके करते हैं 4, ऐसे ही आप 12 बजे रात को उठेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को आराम से कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 ये हमारा चल रहा था, जिसका नाम था हैलोएल्केन्स एंड हैलोरीन्स। इसमें पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा, आपको लेक्चर मिला होगा, पिछली वीडियो आपको मिली होगी, उसमें कंप्लीट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोरीन्स। हैलोएल्केन्स और हैलोरीन्स के कंप्लीट मेथड यानी कंप्लीट विधि, यानी पूरी विधि जो है आपको हैलोएल्केन्स और हैलोरीन्स बनाने की पूरी विधि बता दी गई, जिसमें 8 विधियां मैं आपको बताया हूं। पहला बताया हूं फ्रॉम एल्कोहल से 3-4 रिएक्शन फ्रॉम एल्कोहल में बताया हूं, जैसे रिएक्शन विथ HX होता है, रिएक्शन विथ X2 होता है, रिएक्शन विथ NBS होता है। तो ऐसे कई रिएक्शन इसमें बताया हूं मैं। फ्रॉम एल्केन से, फ्रॉम एल्केन्स में भी 3-4 रिएक्शन बताया हूं। उसके बाद फ्रॉम एल्केन्स इसमें भी 2-3 रिएक्शन बताई गई है। फ्रॉम एल्काइंस इसमें 1-2 रिएक्शन आपको बताई गई है। फ्रॉम हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, उसके बाद है फ्रॉम एरीन्स, फ्रॉम बेंजीन डाइल्यूनियम साल्ट्स। इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन यहां से आपको मिली थी, गाटरमान रिएक्शन, और एक और रिएक्शन आपको मिली थी जिसको हम कहते हैं कि कल की क्लास में आप देखे होंगे, जब आप बेंजीन डाइल्यूनियम साल्ट से क्या बना रहे थे, हैलोरीन्स बना रहे थे, तो उसमें गाटरमान रिएक्शन आप देखे थे, गाटरमान रिएक्शन आपको बताई गई। इसके बाद 8वां तरीका था फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी एक नेम रिएक्शन इंपोर्टेंट हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन ये आपको बताई गई। तो जिसमें इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा आपको ये याद रखनी है, जितनी नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन किसमें नेम रिएक्शन आई है उसको जरूर याद रखिएगा। जैसे इसमें आई है फ्रॉम एरीन्स वाले में, यानी फ्रॉम बेंजीन डाइल्यूनियम साल्ट्स वाले में, इसमें आई है फ्रॉम सिल्वर साल्ट्स में। एल्कोहल से जरूर याद रखिएगा, एल्कोहल से, ठीक है, और हाइड्रोजन एक्सचेंज वाले से भी याद रखिएगा। तो कुल तरीका लगभग आप आसानी से रिएक्शन में बताया हूँ आपको, हर एक तरीके से आप रिएक्शन कैसे करते हैं मैकेनिज्म के साथ बताया हूँ। आपको रटाना नहीं होगी, रिएक्शन रट लीजिए इससे बनेगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्शन की मैकेनिज्म बताया हूँ कि रिएक्शन ऐसे होती है, जैसे 2+2 जोड़ करके 4 होता है, वैसे ही रिएक्शन भी बताई गई है आपको। तो आप हर एक को लेक्चर को, जो भी आपको लेक्चर मिला हुआ है लिस्ट में, जो भी लेक्चर अपलोड किए गए हैं, हर एक लेक्चर को सीक्वेंस के साथ देखेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसान लगने लगेगी। आज की कक्षा में हमको क्या पढ़ना है, तो आज की कक्षा में पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोरीन्स। बेहद आसान तरीके से बताऊंगा, इतना आसान तरीका कहीं मिलेगा नहीं आपको।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोरीन्स, यानी कि हैलोएल्केन्स तथा हैलोरीन के भौतिक गुण। अब इसमें जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट की एंड मेल्टिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेंगे। उसके बाद दूसरी बात कर लेंगे हम डेंसिटी की, डेंसिटी यानी घनत्व की। तीसरी बात कर लेंगे हम जैसे कि सॉल्युबिलिटी होती है यानी विलेयता होती है, जल में विलेयता, तो इसकी बात करेंगे हम कि किस प्रकार जल में विलय होता है, क्या होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दूंगा कि कैसे केमिकल रिएक्शन इसमें आपको पढ़नी है हैलोएल्केन्स में, ठीक है। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हैलोएल्केन्स के अंतर्गत आपको पढ़नी है। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जरूर इसको याद रखिए किस किस से आप हैलोएल्केन्स बनाना, हैलोरीन्स बनाना सीखें। आगे बढ़ रहे हैं हम, इसको नोट कर लिए होंगे आप। देखिए आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टारगेट है कि हम जो है ये पढ़ें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोरीन्स। ये हमारी हेडिंग होगी आज की हेडिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोरीन्स, ये आपकी आज की रीडिंग है। तो देखिएगा ध्यान से, फिजिकल प्रॉपर्टी आप कैसे पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका है, सबसे पहला पॉइंट है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी में नोट कर लीजिएगा, गलनांक तथा क्वथनांक, और इसको कहेंगे भौतिक गुण। किसका? हैलोएल्केन्स तथा हैलोरीन्स का भौतिक गुण। अब देखिए हम इसको कैसे समझते हैं, इसको समझिए पहले। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को कैसे समझेंगे, तो आप पढ़ किसके रहे हैं? हैलोएल्केन्स का। पहले हैलोएल्केन्स का देख लीजिए, उसके बाद हैलोरीन्स को बता दूंगा मैं। हैलोएल्केन्स में यह है आपका हैलोएल्केन्स, इस पर होता है आंशिक पॉजिटिव और इस पर होता है आंशिक नेगेटिव। ये हैलोएल्केन्स का है। दूसरा अणु ये आपका हैलोएल्केन्स है, इस पे होगा आंशिक पॉजिटिव, इस पे होगा आंशिक नेगेटिव। इन दोनों के बीच में जो मोमेंट लगेगा वो कौन सा होगा? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल डाइपोल, ठीक है। या डाइपोल डाइपोल का ये, या इसी का नाम दूसरा है वान डर वाल। वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इसमें, या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि अपोजिट चार्ज है दोनों अणुओं के बीच में। जैसे एक अणु ये है, एक अणु ये है, इन दोनों के बीच में जो लगेगा डाइपोल डाइपोल कह दीजिए, ठीक है। क्योंकि डाइपोल आपको बताया क्या है, जिसमें आपको नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स बताया गया था, उसमें बताया गया था डाइपोल। या इसी को कह दीजिए वान डर वाल, क्या कह दीजिए? वान डर वाल। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसको देखिएगा, इस लाइन को आप याद कर लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वान डर वाल के। वान डर वाल के।
या इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। किसके? सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया का मतलब है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। इसी पॉइंट को याद रख लीजिए, आप बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन को हल कर देंगे एकदम आसानी तरीके से। आपको बॉइलिंग पॉइंट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी पॉइंट को केवल याद रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग यह जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अंतःअणु बल या वांडरवाल फोर्स, या इसको कह दीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको कहेंगे मोलर मास को या मॉलिक्यूलर मास को आणविक द्रव्यमान। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है, आप परमाणु द्रव्यमान लिख सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान लिख दीजिए या आणविक द्रव्यमान लिख दीजिए। ये इससे क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है? जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब जैसे आप कंपेरिजन करा दीजिए एल्किल हैलाइड में, आपके पास एल्किल हैलाइड कौन कौन से हैं देखिएगा ध्यान से। कौन कौन से एल्किल हैलाइड आपके पास है? आपके पास है Ri। कौन कौन सा है? Ri। इसके बाद और है RBr, RCl, RF। ये आपके पास है। ठीक है, ये आपके एल्किल हैलाइड्स हैं या हैलोएल्केन्स हैं। अब इसमें देखना है मुझे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर नहीं समझ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स नहीं समझ पा रहे हैं कोई समस्या नहीं है। इसको समझ रहे होंगे मॉलिक्यूलर मास को। मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा? आयोडीन का सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है। आयोडीन जिससे जुड़ा होगा उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? Ri का। उसके बाद किसका होगा? RBr का। उसके बाद किसका होगा? RCl का। सबसे कम किसका होगा? RF का। तो आप इसके क्रम को याद रखिए, ये इसका क्रम बनेगा। कितना आसान है। जिसका जो है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ये हो गया। ठीक है, और इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा लगेगा, इसमें उसकी कंपैरिजन कम लगेगा, उसमें इसकी कंपैरिजन कम, इसमें भी और। तो सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है RF का। इसका RF का। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का क्रम याद रखिए। ये किसका क्रम है? बॉइलिंग पॉइंट का। ये बॉइलिंग पॉइंट का क्रम याद रखिए। और सेम है लगभग मेल्टिंग पॉइंट का भी यही क्रम होता है। तो आप इस बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का क्रम कहां से पाए हैं? बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मॉलिक्यूलर मास के। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका क्या होगा? उसका जो है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल कर लीजिए आप, मान लीजिए आपको मिल गया, इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, आप नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे देखिए क्या कर सकते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में सपोज कर लो आपको ऐसे मिल गया, मान लो CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F। अब आप निकालिए सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। तो आयोडीन का परमाणु, आयोडीन का जो है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होता है। जो जिससे आयोडीन जुड़ा होगा उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जिसका मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, सबसे कम इसका होगा। तो ये क्रम बन गया। देखिए आप ऐसे ही क्रम निकाल सकते हैं, बहुत से आप क्रम निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज कर लो कि यहां जो
R मिला है CH3 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 CH3, ये चेंज हो जाए। जैसे ऐसे अगर मिल जाए, सपोज कर लो ऐसे मिल गया कुछ इस तरीके का, CH3 Br CH3 CH2 Br, ठीक है। इसके बाद फिर CH3 CH2 CH2 Br, इसके बाद फिर CH3 CH2 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 Br, ये ऐसे मिला। अब आपसे पूछा गया, देखो हर जगह Br है, तो अब आप हाइड्रोजन का तो नहीं देखेंगे ना, अब आप इसका देखिए, R का मॉलिक्यूलर मास किसमें ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, इसका होगा। तो इसका जब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, यानी इसका गलनांक और क्वथनांक भी ज्यादा होगा। तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए इसका, और उसके बाद इसके हिसाब से लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर आपको, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, निकालने की जरूरत नहीं है, आप खुद कंपेरिजन कर लीजिए। भाई यहाँ एक कार्बन, यहाँ देखो 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, और यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 5 हाइड्रोजन, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ जो है आपका 2 2 4 3 7 हाइड्रोजन, और यहाँ देखिए 2 3 6 3 9 हाइड्रोजन। हर जगह परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा यहीं से आ रही है। Br तो सेम है, तो Br से होने से कोई मतलब नहीं है। आप कार्बन और हाइड्रोजन देख लीजिए, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो आप इसका क्रम क्या बना देंगे, क्रम ये बन जाएगा, सबसे कम इसका होगा, उसके बाद इसका, और सबसे ज्यादा इसका होगा। तो ये आपका एक क्रम बन गया। ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है देखने को, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर ब्रांचिंग में सपोज कर लो आगे आइसोमर्स में, मान लो कि यही क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया आपसे, कहा कि CH3 CH2 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 Br, ये पूछो। पहले ये दे दिया, उसके बाद दूसरा दिया CH3 CH CH2 Br, और यहां लिखा दिया CH3। इसके बाद आगे बढ़ाया, लिखा CH3 C Br CH3 CH3। आप देख रहे होंगे ये तीनों जो लिखे गए हैं, 1 2 3, ये जो तीनों लिखे गए हैं ये आपस में क्या आइसोमर है। देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 ब्रोमीन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 ब्रोमीन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 ब्रोमीन। इसका मतलब यह जो है आइसोमर्स है। ये क्या है, आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि इनका जो आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और स्ट्रक्चर फार्मूला देखिए, यहाँ सीधी से निकला, यहाँ एक ब्रांच हो गई, यहाँ 2 ब्रांच हो गई, यहाँ 2 ब्रांच हो गई। तो आपको बताया गया था सरफेस एरिया, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा का, वो पॉइंट यहाँ पे काम आएगा। जैसे देखो इसकी सरफेस एरिया इतनी दूर में है, इतने दूर में, इसकी सरफेस एरिया इतनी ही दूर में सिमट गई, ऐसे ही है, इसकी और भी छोटी है। ये जो है सरफेस एरिया इसकी ज्यादा है, इसकी और कम, और इसकी और कम। तो इसका मतलब सबसे कम सरफेस एरिया इसकी मिलेगी, उसके बाद इसकी मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी मिलेगी। तो जब सबसे ज्यादा इसकी मिलेगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। तो इस यहां से पॉइंट भी बन गया क्या, कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/, ब्रांचिंग के। जितने ज्यादा ब्रांच बढ़ेगी उतने ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। ब्रांच देखिए, यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आया। यहाँ पर एक ब्रांच आया, CH3 की एक ब्रांच आ गई कि नहीं आ गई, तो यहाँ पर इससे कम हो गया। यहाँ CH3 की 2 ब्रांच आ गई, तो यहाँ इससे कम, सबसे कम हो गया। तो ब्रांचिंग जितना ज्यादा बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा क्या होगा, कम होगा। जैसे आओ एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए ऐसा मिल गया आपको, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लीजिए, और एक आधी एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ। ये आइसोमर्स है, सब देखिए आइसोमर्स है कि नहीं है। आइसोमर्स में क्या होगा, अगर आइसोमर्स मिल गया, यहाँ अगर आप वो निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास से तो सेम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने कार्बन जितने हाइड्रोजन यहाँ है उतने यहाँ भी, उतने यहाँ भी। आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे सरफेस एरिया,
या अगर सरफेस एरिया आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ब्रांचिंग बना दीजिए। ब्रांचिंग का मतलब ये है शाखा। शाखा किसमें जाता है? यहाँ तो कोई शाखा ही नहीं है, सीधी सीधी श्रृंखला है। यहाँ तो एक शाखा मिली और यहाँ दो शाखा मिली। जिसमें शाखा ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा। इसमें दो शाखा है, इसमें एक शाखा, इसमें कोई शाखा है, तो सबसे ज्यादा इसकी होगी। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा। ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल जैसे देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। मान लो ऐसा मिल गया, देखिए CH3 CH2 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 Br ऐसा मिला। 1 2 3 4, इसके पहले भी 4 ही कार्बन था शायद, मैं 5 कार्बन कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ। ठीक है। और एक ऐसा मिला CH3 CH CH CH2 Br, यहां से CH3, यहां से CH3। ये देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 ही कार्बन लेके चलिए। यहाँ एक जगह जो है आप यहाँ CH2 करिए, यहाँ CH3 करिए। ठीक है। तो और एक लिख लीजिए, जैसे ऐसे बन सकता है CH3 C CH2 CH2 Br, यहाँ CH3। कितने कार्बन बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो बन गए। तो एक मैं बढ़ा देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, देखिएगा कुछ ऐसा कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ CH2 और यहाँ लिख देता हूँ CH3। 6 कार्बन कर देता हूँ। 6 कार्बन हो गए ना, तो 6 कार्बन होंगे तो यहाँ ऐसा कर देता हूँ, ये देखिए ऐसा करते हैं। ठीक। इसके बाद देखिएगा ऐसा कर दूं, CH3 C C Br CH3 CH3 1 2 3 4 5, और यहाँ से CH3, और यहाँ लिख दूं CH Br। ये देखिए 6 कार्बन है कि नहीं? देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन सब में और Br सब में। तो यहाँ पर तो मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखना ना, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ब्रांचिंग देखिए, ब्रांचिंग देखिए, इसमें कोई ब्रांच नहीं, ये सीधी सीधी श्रृंखला है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। इसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी, इसकी थोड़ा सरफेस एरिया कम होगी, थोड़ा सा ये गोली तरह का होगा, और ये पूरा गोली हो गया, ये पूरा हो गया ऐसे। इसमें 2 ब्रांच है, इसमें 1 2 3 ब्रांच है। इसमें ब्रांच ज्यादा है, इसमें 2 ब्रांच है, इसमें 3 ब्रांच है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांच ज्यादा पड़ेगी। आपको पढ़ाया गया अभी कि बीपी जो होता है वह ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ब्रांच इसमें ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो आप ऐसे मिल सकता है आपको। ठीक है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक, तो ये आप बॉइलिंग पॉइंट का क्रम समझ गए होंगे। इसमें हैलोइड केस में तो आप इसमें ये जरूर नोट कर लीजिएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आइसोमर्स में, वह डिपेंड करता है ब्रांच किसमें ज्यादा है। जिसमें ब्रांच ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और जिसमें ब्रांच कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं, और इसका क्रम भी बना सकते हैं, एक तरीके से क्रम भी बोल सकते हैं आप। ठीक, यहाँ कोई ब्रांच नहीं तो ये बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यहाँ 3 ब्रांच मिली बॉइलिंग पॉइंट कम। इसके बाद एरीन्स वाले देखिए, जैसे देखिए एरीन्स में, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। एरीन्स में देखिए, ये तो एल्केन्स में हो गया, हाइड्रोएल्केन्स में हो गया। हाइड्रोएरीन्स में देखिए, जैसे देखो हाइड्रोएरीन्स में लगभग जो है यानी कि नियरली सेम मिलता है, लेकिन उसमें पोजीशन होती है। तो हम देखेंगे पोजीशन क्या है। जैसे ये देखो, एक Br यहां मिला और एक Br यहां मिला। दूसरा ये देखिए,
एक Br यहां मिला, एक Br यहां मिला। तीसरा ऐसा हो सकता है, एक Br यहां मिल जाए, एक Br यहां मिल जाए। ठीक है, तो इसमें पोजीशन देखिए, ये भी तो आइसोमर्स ही है, ये भी आइसोमर्स ही है ना। देखिए ये आपका आर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। ये आर्थो, पैरा और मेटा आइसोमर्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, जो आपका आर्थो है और जो मेटा आइसोमर्स है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं होता। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होता है। लेकिन पैरा का देखा जाएगा नियरली सेम है, थोड़ी बहुत मात्रा में ये क्या हो सकता है, थोड़ी बहुत मात्रा में इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई हो सकता है। क्यों हो सकता है, रीजन क्या है इसका, रीजन इसका क्या है, इसका रीजन देख लीजिए। जैसे देखो, अगर आर्थो की देखा जाए, आर्थो तो यहां पर दोनों हाइलाइट परमाणु, दोनों हाइलाइट परमाणु क्या है, पास पास है, और यहां थोड़ा सा दूरी बढ़ी, यहां बिल्कुल अपोजिट हो गया। यहां पर क्या हुआ, बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो जहां पर अपोजिट हो जाएगा वहां पर क्या होगा, वहां पे रिपल्सन जो होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा, और जब रिपल्सन कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो आपका बढ़ा देगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं भाई, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमरिक डाई एजोबेंजीन्स। ठीक है, ये डाई एजोबेंजीन्स लिखिए या डाई ब्रोमोबेंजीन्स लिख लीजिए, ये डाई ब्रोमोबेंजीन्स है, तो यहां लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाई ब्रोमो बेंजीन्स आर वेरी नियरली सेम, आर वेरी नियरली सेम, यानी बहुत कम मात्रा में इनमें डिफरेंस होगा। ये आपका पैरा पोजीशन है, ये पैरा आइसोमर्स है, ये मेटा आइसोमर्स है, ये आर्थो आइसोमर्स है। ठीक है, तो आर नियरली सेम होगा। लेकिन अगर थोड़ी बहुत कंपेरिजन देखी जाए, थोड़ा बहुत देखा जाए, तो जो है आपका पैरा पोजीशन है इसका ज्यादा होगा, तो यहां नोट कर देंगे हाउएवर द पैरा आइसोमर्स the para isomers has high melting and boiling point, melting and बॉइलिंग पॉइंट, टीटी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वो ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है, ब्लड प्रेशर नहीं है। ठीक है, बोल दे रहा हूं मैं, बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेरिजन, किसके कंपेरिजन में, आर्थो और पैरा, एज कंपेयर्ड आर्थो एंड मेटा आइसोमर्स एंड मेटा आइसोमर्स। ऐसा होता क्या, क्यों है, इसको बताया गया। इट इज ड्यू टू सिमेट्री भी बोल सकते हैं, ये देखो काट देंगे तो ये सिमेट्री भी हो जाएगा, या आप रिपल्सन देख सकते हैं, तो यहाँ सिमेट्री लिख दीजिए, तभी कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स, इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स। ठीक है, ये पैरा आइसोमर्स जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, इसलिए इसके जो क्रिस्टल होते हैं, इसको भी याद रखिएगा, जो सिमेट्रिक होगा,
जो सिमेट्रिक होगा उसके क्रिस्टल को अगर फिट किया जाए तो बिल्कुल चिपक जाएंगे, फिट बैठ जाएंगे। लेकिन जो अनसिमेट्रिक होगा उसके क्रिस्टल बिल्कुल फिट नहीं बैठेंगे, थोड़ी बहुत गैपिंग आ जाएगी उसमें। जैसे अगर सपोज कर लो इसको और इसको, ये मुझे बैठाना है तो इसको यहां ला करके बैठा सकता हूं, ऐसे करके ला करके यहाँ पे ऐसे बैठा सकता हूं। लेकिन अगर इसको और जो है ऐसी पोजीशन कोई मिल जाए इसको, तो ये नहीं बैठ सकता ना। तो जो सिमेट्रिक होगा उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल चिपक जाएंगे, मतलब अच्छे तरीके से फिट हो सकते हैं। तो उनकी लैटिस, जो क्रिस्टल में लैटिस पोजीशन होगी, जो लैटिस सिस्टम होगा वह क्या होगा, अच्छा होगा, बेटर होगा। किसके कंपेरिजन में, मेटा और आर्थो की कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, इनके अणु, इनके मॉलिक्यूल्स अगर बैठाए जाए तो सिमेट्रिक नहीं है, तो इनमें गैपिंग ज्यादा आ जाएगी। और इनके मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिक है तो इनके सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होने के कारण इनके मॉलिक्यूल्स अगर बैठाए जाए तो बिल्कुल चिपक जाएंगे, बहुत कम जगह आपको मिलेगी और इसमें ज्यादा जगह मिलेगी। इसके कारण भी इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर रिपल्सन भी कम हो जा रहा है और रिपल्सन यहाँ ज्यादा हो रहा है, यहाँ और भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आर्थो और मेटा का तो नियरली क्या लगभग सेम ही है, सेम होता है। लेकिन पैरा का थोड़ा सा हाई हो जाता है ड्यू टू सिमेट्रिक ऑफ पैरा आइसोमर्स, क्योंकि सिमेट्रिक पोजीशन इसमें मिलती है पैरा आइसोमर्स में, इसी वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। इसका लगभग सेम लिख दीजिएगा, इसका सेम होगा और इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, इन तीनों में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, इसी। ठीक, अगर कहीं आपको ऐसा मिल गया कि यहाँ आयोडीन आ गया, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन आया, तो आपको उसके तो हिसाब से बताया गया है, आप उसको कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट का एक तो ये क्लियर हो गया ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैलोएल्केन्स में कैसे देखते हैं। दूसरा ये देखिए कि आप जो है डेंसिटी देखिए, डेंसिटी में क्या लगाएंगे आप। ठीक है, तो देखिएगा डेंसिटी किस हिसाब से देखी जाएगी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। अब घनत्व किसका ज्यादा होगा, तो घनत्व जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका घनत्व भी ज्यादा, यानी जिसका मॉलिक्यूलर मास, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो जगह ज्यादा घेरेगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसका घेराव ज्यादा होगा, उसका आयतन ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब आप एल्किल हैलाइड ले लीजिए, एल्किल हैलाइड्स में मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, आयोडीन का ज्यादा है। आयोडीन वाले का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है और आयोडीन वाले का मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वह जो है जो आयोडीन वाला होगा, आयोडीन का जो डेंसिटी होगी वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई तो आप एक क्रम बना दीजिए, यहाँ पर क्रम बना दीजिए, क्या बनेगा भाई, H3Cl ये सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद H3Ci के बाद किसका आता है, Br का आता है, Br, उसके बाद H3Cl, उसके बाद H3CF। तो इसके क्रम को लिख दीजिए, क्योंकि इसका जो है मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका सबसे ज्यादा, उसके बाद इससे कम, तो सबसे कम किसका होगा, H3CF का। जैसे उसमें लिखे थे वैसे क्रम से। अब जैसे एक और क्वेश्चन कर लीजिए, इसमें एक तो ये हो गया, एक और कर लीजिए, CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl। अब इसमें देख लो, इसमें चार कोल्ड्रिन, इसमें 3 कोल्ड्रिन, इसमें 2 कोल्ड्रिन, इसमें 1 कोल्ड्रिन। तो कोल्ड्रिन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन तो लगभग सेम है सब में, लेकिन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, एक ही होता है इसका परमाणु भार भी एक ही होता है, 1s1 होता है ना। तो आप एक तो इसमें उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, कोल्ड्रिन का 35.5 होता है, इसमें 4 कोल्ड्रिन परमाणु, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 4 इसमें, इसका मतलब इसका ज्यादा होगा।
इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये डेंसिटी के हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये डेंसिटी हो गई। इसके बाद लास्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। तो विलेयता क्या है इसको देख लीजिए। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, आप आरएफ यानी कि आप जो है एल्किल हैलाइड ले लीजिए, कर लीजिए एल्किल हैलाइड आरएक्स, मैंने ये ले लिया, इसकी जल के साथ बॉन्डिंग देखिए H2O, ये जो RX है और H2O इसके साथ बॉन्डिंग देखिए, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो यह जो आपका बॉन्ड होगा ये कौन सा होगा, वान डेर वाल होगा, वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या वान डेर वाल बॉन्ड होगा। लेकिन जल और जल के बीच में, जल के दो अणु है उसके बीच में क्या होगा, उसके बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और सॉल्युबिलिटी जो है यानी विलेयता जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को इंक्रीज करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब एल्किल हाइड्राइड्स जो होंगे वे जल में लेस सॉल्युबल होंगे, लेस सॉल्युबल होंगे किसकी कंपेरिजन में, जल के मॉलिक्यूल के कंपेरिजन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जो इसका स्ट्रेंथ बनता है, इसका जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनता है वह क्या आता है, H बॉन्ड ज्यादा होता है वान डेर वाल बॉन्ड से, वान डेर वाल बॉन्ड से, ठीक है। इसलिए सॉल्युबिलिटी का जो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा वो यही मिलेगा कि इसकी सॉल्युबिलिटी जल में क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। क्यों, ड्यू टू वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स या वान डेर वाल बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है, जल के मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी थी, जितनी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो आपको पढ़ा दी, और आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे करते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए हमको अगले लेक्चर में क्या पढ़ना है, हमको अगले लेक्चर में पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, हैलोजेन्स की पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हैलोजेन्स की पढ़ेंगे। अब अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी सेम दोनों में आती है तो वहीं दोनों को बता दिया जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे या केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे किसकी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजेन। सबसे पहले हैलोजेन ही पढ़ेंगे। अब हैलोजेन में ध्यान दीजिएगा, हैलोजेन में जो केमिकल रिएक्शन मिलेंगे वो आपको जनरली 3 देखने को मिल सकते हैं। हैलोजेन में भी ये 3 मिलेंगे और हैलोजेन में आपको बताए जाएंगे कितने मिल सकते हैं, किस टाइप से हैलोजेन में होता है ये आपको बताए जाएंगे। लेकिन हैलोजेन का सबसे पहले हम देखेंगे तो हैलोजेन में 3 मिल सकते हैं। एक मिलता है न्यूक्लियोफिलिक, जो इंपोर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि एकदम बिल्कुल आसान तरीके से, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा मिलता है एलिमिनेशन रिएक्शन मिल सकता है आपको, एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा मिल सकता है रिएक्शन विथ मेटल, अब देखिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मिलेगा आपको, न्यूक्लियोफिलिक यह 3 मिलेगा। कितना, 3। कौन सा, SN1, SN2 और SNI। ये SNI जो है यह रेयर केस में, बहुत कम केस में मिलता है, लेकिन SN1 और SN2 ये दोनों को आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, विद मैकेनिज्म
और विथ स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी क्या है SN1 की SN2 की ये भी पढ़ना है, और इसकी जो है मैकेनिज्म क्या है इसको भी पढ़ना है, और इसके एग्जाम्पल ढेर सारे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होगी, एलिमिनेशन मतलब होगा विलोपन क्रिया, और रिएक्शन विथ मेटल का मतलब होगा धातुओं के साथ अपक्रिया। तो धातुओं के साथ अपक्रिया क्या होगी इसकी में, और एलिमिनेशन में भी आपको दो मिलेगा, अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। और रिएक्शन विथ मेटल में आपको बताए जाएंगे, इसमें कुछ नेम रिएक्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है हर एक रिएक्शन को यहाँ मैकेनिज्म के साथ जब पढ़ेंगे, SN1 को मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे, SN2 को, SN आपको बता दिया जाएगा क्या होता है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एलिमिनेशन में आपको अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन ये बताया जाएगा, और रिएक्शन विथ मेटल में आपको कुछ नेम रिएक्शन बताए जाएंगे। SN1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना जी, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का मतलब होगा आप बाईमॉलिक्यूलर बोल दीजिए, डाईमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर बोलिए, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको बोलेंगे इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यानी इसका होगा एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, और इसका होगा द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, और इसका होगा अंतःअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। ठीक है, और एलिमिनेशन में अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन, यानी अल्फा विलोपन और बीटा विलोपन ये आपको बताया जाएगा। ये हिंदी भी उसकी वही है और इंग्लिश भी यही है, अल्फा बीटा। ठीक है, और रिएक्शन विथ मेटल मतलब धातुओं के साथ क्रिया ये आपको बताई जाएगी। यहीं पर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को दे सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल रही है आपको, आप ज्वाइन करके अपने डाउट को वहां से सॉल्व करवा सकते हैं। इंस्टेंटेनियस सॉल्व होगा, यानी तुरंत सॉल्व होगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें, और अपनी पढ़ाई का जो शेड्यूल है उसको बना करके अपनी पढ़ाई के हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।